मेरी माँ के बीमार होने की वजह से मेरी कुंवारी मौसी घर आई थी। वह मेरी और पापा की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। मेरी मौसी बहुत ही खूबसूरत थी। रात होते ही मौसी पापा के कमरे में चली जाती और वहां से कभी-कभी अलग-अलग तरह की आवाजें आती। एक दिन जब पापा ऑफिस गए थे, तब मौसी मेरे कमरे में आई। उसकी सुंदरता ने मुझे पहले ही दीवाना कर लिया था। मौसी बोली, आज तेरे पापा घर पर नहीं हैं। चल, तुझे भी कुछ देती हूँ। ऐसा बोलकर मौसी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और फिर उसने अपने दोनों निकालकर, हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम कासिम है और मेरी उम्र 17 साल है। मेरी माँ पहले से ही बीमार थी और मेरी माँ का लगभग 15 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। और उसी समय अचानक से मौसी का इस तरह हमारे घर आना सच में एक मदद थी। वह मेरी माँ की बचपन की करीबी दोस्त थी। वह मम्मी से ज्यादा सुंदर थी। मौसी ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और मम्मी का ध्यान भी रखा। एक रात जब हमारा खाना पीना हो चुका था, तब पापा ने मुझे कहा, मैं अपने कमरे में जाऊं। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं उनके मोबाइल को देखना चाहता था। जब मैं बरामदे में बैठा उनका मोबाइल देख रहा था, तब मैंने देखा कि पापा मौसी को अपने कमरे से बाहर लाते हुए आ रहे थे। मौसी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसने अभी-अभी स्नान किया हो। उसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पापा ने मौसी को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया था। मैं कई बार मौसी को पापा के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और मैं उसकी हालत देखकर चिंतित था, लेकिन मौसी और पापा के बीच जो हो रहा था, वह मेरी समझ से परे था। उस दिन जब मैंने पापा के कमरे से अजीब आवाजें सुनी, तब मैंने अपने कमरे में जाकर बरामदे में बैठकर मौसी के बाहर आने का इंतजार किया। मुझे पता था कि वह पापा के कमरे से बाहर आएगी, इसलिए मैं बरामदे में बैठा रहा। काफी देर बाद मौसी पापा के कमरे से बाहर आई और मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी साड़ी भी थोड़ी लटक रही थी और वह पूरा पसीने से भीगी थी। वह बेटा किसी और को देखकर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मौसी पापा के कमरे में क्यों गई थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला, तो मौसी अपने कपड़े ठीक करने में लगी थी। वह इतनी थकी हुई लग रही थी कि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही मौसी दरवाजे की ओर मुड़ी, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और थोड़ा चौंक गई। मुझे उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मौसी से पूछा, तुम मेरे पापा के कमरे में क्यों थीं? और वहां से जो अजीब आवाज आ रही थी, वह क्या थी? तब मौसी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पापा आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, कासिम, रात के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम अपनी मौसी को बिना वजह सवाल क्यों कर रहे हो? रात का खाना खाने के बाद मैंने तुम्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। फिर तुम बरामदे में क्यों बैठे थे? लेकिन पापा ने मौसी को कुछ नहीं कहा और न ही उसे कुछ कहने का मौका दिया। मैं पापा पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात भर मौसी और पापा एक ही कमरे में थे, यह मुझे नहीं पता था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते हुए मैंने पापा से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को मौसी के सामने डांटा था। मेरी सुंदर और हीरोइन जैसी मौसी के सामने पापा ने मुझ पर गुस्सा किया था। उसके सामने मौसी ने मुझे समझाते हुए मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा। पापा तब मौसी की ओर देखने लगे और उनकी नजर मौसी पर पड़ी। मौसी बोली, कासिम, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और मुझे पता है कि तुम क्यों नाराज हो। पापा ने रात को मेरे सामने डांटकर तुम्हें नाराज कर दिया है। मौसी ने पापा से कहा, कासिम अब बड़ा हो रहा है। इसके साथ ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार डांटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे सॉरी नहीं कहा था।
पापा के मुंह से सॉरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पापा को माफ कर दिया। उसके बाद हम तीनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। पापा ने मम्मी के लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ देर बाद पापा अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद भी मेरा नाश्ता जारी रहा। पापा के जाने के बाद मौसी अपने कमरे में चली गईं। मैंने मौसी के कमरे का दरवाजा खोला तो वह मुझे सामने खड़ी दिखी। वह अपने गीले बालों को झटक रही थी और इस गाउन में उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा उभर कर आ रही थी। मौसी बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे अपने कमरे में आते हुए ध्यान से देखा और फिर आवाज देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, कासिम, अब दरवाजे पर खड़े होकर मेरी खूबसूरती का जायजा मत लो। आओ, अंदर आओ। जब मैं मौसी के कमरे में गया तो सच में उसकी खूबसूरती दरवाजे से झांकने में जो मैंने देखा था वह और भी ज्यादा अद्भुत थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना मेरे लिए कुछ खास था। मैं मौसी को एक देर तक देखता रहा और उसके कमरे में गुलाब की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। मौसी छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी थी और उसका गोरा रंग जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं उसकी खूबसूरती को ध्यान से देख रहा था। तब मौसी ने फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। उसने कहा, कासिम, सच में क्या तुम मेरी सुंदरता पर ही ध्यान देने आए हो? मैंने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं मौसी, मेरे मन में एक सवाल है। वह सवाल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम इस तरह की बातें करती हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। मौसी बोली, कासिम, ऐसी भाषा में बात करना बंद कर दो, जो कहना है सीधे सीधे कहो। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने कैसे जाना कि मैं पापा से नाराज हूं? यह जानने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मौसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फिर से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कासिम, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानती हूँ। तुम्हारा रवैया मुझे अच्छे से पता है। कभी कभी तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हो और कभी बड़ी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हो। मौसी का जवाब सुनकर मैं शौक में चला गया, क्योंकि वह मुझे मुझसे बेहतर जानती थी। उसने मेरे रवैये के बारे में जो कुछ कहा था वह एकदम सही था। जब मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं मौसी के कमरे से बाहर जाने लगा। तब मौसी ने मुझे रोका और कहा, कासिम, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं करोगे? मुझे अपने पैर पर एक पायल पहनना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मौसी। जैसे ही मैं मौसी के पैरों के पास बैठा, मेरी नजर उनके पैरों पर चली गई। उनकी पायल उनके गोरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैंने ब्रेसलेट पहनाते हुए उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, तब मेरे मन में एक अलग सी लहर दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से पायल पहना दी और फिर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मुझे मौसी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे रोज क्लास में छोड़ने आती थी और अब उन्होंने मुझे फिर बुलाया। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आया। मौसी ने माँ की स्कूटी ली थी ताकि मुझे क्लास छोड़ने चल सके। वह उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। मैंने उनसे पूछा, मौसी, क्या तुम बाहर कहीं जा रही हो? उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें क्लास छोड़ने के बाद मुझे आगे मार्केट जाना है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी है और तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। बातचीत करते करते हम स्कूल तक पहुंचे। मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वह आगे मार्केट जाने के लिए निकल गई। जब मेरा क्लास खत्म हुआ तब मौसी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए मैं चलकर घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पापा अब भी ऑफिस से नहीं आए थे और माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मौसी से पूछने गया, क्या खाने के लिए कुछ है? जब मैं उनके कमरे में गया तब मैंने उन्हें कपड़े बदलते देखा। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मौसी
शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थीं। उन्होंने आज अपनी खरीदारी के लिए काफी अच्छे और महंगे कपड़े खरीदे थे। उनके बिस्तर पर कई छोटे-छोटे कपड़े पड़े थे और वह फिर से छोटे कपड़ों में खड़ी थीं। तब मैंने कहा, मौसी, ये कपड़े तुमने खरीदे हैं? तब मौसी ने कहा, इनमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है? मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बिस्तर पर बैठा दिया और खुद बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था, जिससे अंदर का थोड़ा बहुत नज़ारा देख सकता था, लेकिन मुझे उसे देखना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी नज़रें फेर लीं। करीब 2-3 बार मौसी ने मेरे सामने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद जब वह आखिरी बार बाथरूम में गईं, अचानक मौसी की मुझे बुलाने की आवाज़ आई। मैंने उनकी आवाज़ सुनकर बाथरूम में जाकर देखा कि उनके हाथ से शावर खुल गया था, जिससे वह पूरी तरह से भीग गई थी। पानी से डरकर मौसी ने मुझे गले लगा लिया। मौसी बहुत ही खूबसूरत और नरम थी। मौसी मुझसे कह रही थी कि शावर बंद कर दूं, लेकिन उस समय मुझे उसकी बात पर ध्यान नहीं था। आखिरकार मौसी ने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर शावर बंद किया। जब वह मुझसे दूर हुई, तो मैंने उसे सारा देखना शुरू किया, क्योंकि जो ड्रेस पहना था, उसमें वह बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैं बाथरूम से बाहर आया, तब बाहर पापा की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ से मैंने मौसी के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मौसी ने जाते-जाते मुझसे पूछा, अरे कासिम, मुझे जवाब देना मत भूलना कि मैंने जो ड्रेस पहना है, उसमें कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मौसी, तुम अभी जो ड्रेस पहने हुए हो, उसमें तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर मैं उनके कमरे से बाहर निकल गया। पापा के देखने से पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पापा से बात नहीं करनी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, तब मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला था, लेकिन पापा वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मेरी नज़र मौसी के कमरे पर गई और वहाँ भी दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला था। मौसी अब भी उसी नाइट गाउन में खड़ी थी, जिसमें वह दोपहर में पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा इतनी रात को मौसी के कमरे में क्या कर रहे थे। पापा का हाथ मौसी के कंधे पर नजर आया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने लगे, मैंने वहां से हटने का फैसला किया। पापा जल्दी से बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। मैं फिर से मौसी के कमरे में झांकने लगा। वह अपने बिस्तर पर चेहरा हाथ मलकर बैठी थी। उसकी खैरियत पूछने के लिए मैंने उसके कमरे में कदम रखा और जब मैं अंदर गया तो दरवाज़ा बंद कर दिया। मौसी ने मुझे देखकर कहा, कासिम, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे गप्पे मारने आया हूँ। मौसी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बस ऐसा कहकर उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। मैं मौसी से पूछना चाहता था कि पापा यहाँ क्यों आए थे, लेकिन मैं उनसे यह सवाल करता, कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता। अब मैं उनके साथ बस बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उनसे एक और सवाल पूछूंगा। मैंने कहा, मौसी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोली, कासिम, मेरी शादी न करने का कारण बहुत बड़ा है। शायद तुम उसे समझ नहीं पाओगे। अरे, मुझे मंगल है और मंगल वाली लड़की को मंगल वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए। आज तक मुझे मेरे जैसे मंगल वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने कहा, मौसी, तुम मेरी माँ की इतनी करीबी दोस्त हो। तुम्हें कभी न कभी ऐसा तो लगा होगा कि तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे, तुम्हारी माँ का परिवार तो मेरा ही परिवार है। और अचानक उनका चेहरा भारी हो गया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर खुद को समझ लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी-कभी पति की भी जरूरत महसूस होती है।
पर तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा, मौसी, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूं, मैं तो अब बड़ा हो गया हूं। तुमने ही तो पापा को बताया था कि इस घर में तुम ही एक हो जिनके पास मेरे लिए दिल की बात कहने का वक्त है, क्योंकि पापा के पास तो मुझे समझने का वक्त नहीं है। वह बोली, अब तुम जिद कर रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोटा क्यों समझते हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझ पर प्यार लुटाए। जब वह बातें कर रही थीं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता था कि मौसी हमेशा ऐसी ही टपटाप रहती है, इसलिए ही मेरे पापा उनके पीछे पीछे रहते हैं। मौसी फिर बोली, कासिम, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने मौसी से कहा, मौसी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी बढ़ती उम्र की बात कर रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, मुझे सब कुछ तुम्हें समझाकर बताना होगा। फिर वह उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई और उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाकर वह गिलास मुझे दिया और एक गोली भी दी। मौसी ने कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो, यह गोली लेते ही तुम्हें खुद का बड़ा होना महसूस होगा। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह नींद में उठते ही देखा कि मौसी मेरे पास ही सोई थी। तब वह छोटे कपड़ों में थी। सुबह पापा ऑफिस चले गए। फिर दोपहर में मैं मौसी के कमरे में गया। अब भी वह तैयार होकर फोन देख रही थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रोका और कहा, तुम्हें मेरे पास आने से पहले एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पापा को मुझे शादी के लिए मनाना होगा। तुम्हारे पापा को एक अच्छी बीवी और तुम्हारा ख्याल रखने वाली माँ की जरूरत है। अगर मैं इस घर में बीवी के रूप में रहने आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को हमेशा खुश रखूंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पापा के अकेलेपन का दुख समझना चाहिए। मौसी बहुत समझदार थी और वह मुझसे साथ साथ पापा को भी खुश करने का सोच रही थी। मैंने मौसी से कहा कि मैं उसे अपनी माँ बनाना नहीं चाहता। तब उसने मुझे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने अपने पापा को मुझे शादी के लिए नहीं कहा तो मैं रात में जो कुछ भी हुआ था वह सब तेरे पापा को बता दूंगी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। उसे मेरी हंसी का कारण समझ नहीं आया। मैंने कहा, मौसी, तुमने मेरे पापा को कुछ भी बताया तो वह तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। उल्टा वह तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। फिर मैंने गुस्से में पापा को फोन करके मन बनाया। अगले ही मिनट में पापा मौसी के कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मौसी शॉक हो गई। उन्होंने पापा को बताना शुरू किया कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन पापा ने मौसी की बात पर विश्वास नहीं किया। पापा बोले, कासिम को सब कुछ पता है कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आई थी। तुम अपने मकसद के लिए कासिम का भी इस्तेमाल कर रही हो। मैं बार बार पापा और मौसी को एक साथ कमरे में जाते हुए देख रहा था। मैंने पापा से पूछा कि वह मौसी के साथ कमरे में क्या करते हैं। तब पापा ने बताया, वह मौसी को रात में मेरी माँ के लिए ड्रेसिंग के लिए बुलाते थे। वह जो चीखने की आवाज थी वह मेरी माँ की थी, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था। मौसी को पापा से एक तरफा प्यार था और इसीलिए उसने अब तक शादी नहीं की थी। मौसी माँ की अच्छी दोस्त थी और ताकि उनकी दोस्ती न टूटे, पापा ने मौसी का सच माँ से छुपा रखा था। मौसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाना सही होगा या गलत। उसने माँ की जिंदगी खत्म होने का सोचकर पापा से शादी करने की साजिश की। जब पापा ने शादी से मना कर दिया तो मौसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि रात को मौसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने पापा को फोन करके सारी बातें बताई थीं। जब मैंने उन्हें बताया तब पापा ने मुझसे कहा कि मौसी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा क्योंकि उसका प्यार मुझसे है। उसने वह नींद की गोली मुझे फंसाने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाई, इसलिए उसने वह गोली तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल की। पापा ने बड़ी समझदारी से आज अपने परिवार को बचा लिया था।
मौसी अपनी दोस्त की बीमारी को लेकर पापा पर प्यार करने लगी थी, लेकिन पापा ने माँ के बुरे समय में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वे अपनी बीवी के साथ खड़े रहे। माँ की दोस्त ने दोस्ती में विश्वासघात किया था। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो बुरे समय में साथ दे, न कि बुरे समय में सिर्फ अपना फायदा देखने वाली हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें।